अच्छा, आज हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं मई जून 2025 पेपर 21। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फिलहाल हम लोग सिर्फ सेक्शन 20 कर रहे होंगे। और इंशाल्लाह फिर जब सेक्शन 20 हमारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम सेक्शन सी की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने मैक्रो की अपनी प्रेपरेशन साथ साथ चलानी है। ठीक है, तो भाई ये है आपका मई जून 2025 पेपर 21। ये इसका सेक्शन बी है भाई। देखो, आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस किन की करनी है? 2023 की करनी है, 2024 की करनी है। ये पेपर ऑलरेडी यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, ड्राइव पे भी मैं अपलोड कर दूंगा जैसे जैसे हमारा वक्त करीब आता रहेगा। लेकिन फिलहाल आपने खुद भी उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और जान लगानी है। ठीक है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए जरा समझिएगा। वालेकुम सलाम मोहम्मद अली, जल्दी आओ। वालेकुम सलाम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए क्या कह रहा है? कहता है कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। बेटा, जब एग्जामिनर बोल दे कि डायग्राम बना के मुझे एक चीज समझाओ, तो डायग्राम किसका पार्ट बनेगी? नॉलेज का कि एनालिसिस का? नॉलेज का। तो डायग्राम जब आप बना रहे होंगे, कहां पर आ रही है? AO1 में। कहता है कि यार विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द रीजंस फॉर अ मूवमेंट विद इन अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अ शिफ्ट ऑफ PPC। यहां पर उसने दो बातें बोल दी। यहां पर बेटा उसने आपको दो बातें बोल दी। पहली बात मूवमेंट, दूसरी बात शिफ्ट। तो यहां पर दो डायग्राम्स आ रही होंगी। यहां पर दो डायग्राम्स आ रही होंगी। एक डायग्राम आपकी मूवमेंट की आ रही है, ऐसे आपने दिखानी है उसको। और एक डायग्राम शिफ्ट आएगी। मैंने एक बच्चे का आंसर देखा था, उस गधे ने क्या किया हुआ था? ऐसे मूवमेंट दिखा दी और इसी में फिर शिफ्ट दिखा दिया। ये बेवकूफी मत करिएगा। अलग अलग डायग्राम आप लोगों ने बनानी है, कोई आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा अलग अलग डायग्राम बनाने में। ठीक है, तो भाई उसने आपसे कहा कि आप मुझे PPC की डायग्राम बना के दो बातें बता दो। पहली बात मूवमेंट, दूसरी बात शिफ्ट। एंड कंसिडर द एक्सटेंट टू विच अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिटरमिन्स द शेप ऑफ PPC। और मुझे ये बताओ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे PPC के शेप को डिटरमिन करता है। आप लोगों को तीन तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ाई जा चुकी है। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग के अंदर पेट ऐसा निकलता है बाहर। डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसमें पेट यूं होता है अंदर की तरफ। और कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सारी बातें आपको पहले सिखाई जा चुकी। तो बेटा, जब वो आपसे बोलता है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम जब आप बनाओगे वो आएगी AO1 में। जब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे होगे तो वो किस में जा रही होगी? एक्सप्लेनेशन आपकी जा रही है AO2। समझे? इस तरीके से मार्किंग क्राइटेरिया चलता है। खुद समझो कि मार्किंग कैसे होती है। रीजन बताने। बेटा मूवमेंट का रीजन कैसे आएगा? मूवमेंट का रीजन बताओ जरा। मैं एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा हूं, क्यों? मैं कंज्यूमर गुड से कैपिटल गुड की तरफ मूव कर रहा हूं, क्यों? पोटेंशियल कहां बढ़ रहा है बेटा इसमें? एक्चुअल भी अंदर ही था, हम तो मूवमेंट कर रहे हैं। हाँ भाई, ऑनलाइन बेटे बताओ जल्दी से। हाँ, हैदर का पॉइंट आया, मार्केट की रिक्वायरमेंट। भाई मार्केट की रिक्वायरमेंट थी, हम कंज्यूमर गुड्स से उठ के कहां पर चले गए? हम तो मूवमेंट कर रहे हैं ना। तो मूवमेंट के अंदर हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे होते। ठीक है, मूवमेंट के अंदर हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहे हैं, विद इन द PPC मूवमेंट कर रहे होते। ठीक है। अच्छा, सायरा कह रही है कि मोर रिसोर्सेज एलोकेटेड टुवर्ड्स कैपिटल गुड। वही बात है, जायज बात है कि आपने कंज्यूमर गुड की रिसोर्सेज उठा के कैपिटल गुड पे डाल दिए। ठीक है। अलीना है क्लास में कि नहीं है? सही है। हम लोग कैपिटल गुड से कंज्यूमर पे चलेगा या कंज्यूमर से कैपिटल पे चलेगा? देखो मूवमेंट की ये रीजन है। शिफ्ट का क्या रीजन होता है? रिसोर्सेज का बढ़ना, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, और
आय वाला इमिग्रेशन, इमिग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, इमिग्रेशन ऑफ वर्कर, ठीक है। और रिडक्शन इन स्कूल लीविंग एज, वेरी गुड। ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा, यहां पर सायरा ने इनवर्ट शिफ्ट का रीजन दिया हुआ, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स। अब देखो मेरी बात सुनो, इसने कहीं भी आपको इनवर्ट शिफ्ट कहा नहीं है ना बनाने का, इसने बस बोला शिफ्ट बना दो। तो अज्यूम ये किया करो, पॉजिटिव चीज लिखा करो। अब उसने बोला ना शिफ्ट, तो आप राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखाओ, अंदर की तरफ कोशिश करना, ना करके दिखाना। सही है। सारी बेसिक कहानियां है भाई, सारी बेसिक कहानियां, कोई इसके अंदर नई चीज नहीं है। अब यहां पर जरा बेटे मार्क्स स्कीम को देखो, आंसर किस तरह बना हुआ है। कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी सवाल वो आपसे पूछ रहा है, आप हमेशा इंट्रोडक्शन उसकी डेफिनेशन से दोगे। आप लोग मिस्टेक क्या करते हो कि अगर क्वेश्चन में पूछता है कि यार नॉर्मल गुड इंफीरियर गुड का डिफरेंस क्या है, तो आप लोग वाइड ही नहीं बताते। अगर वो बोलता है कि इलास्टिक डिमांड, वालेकुम सलाम, अगर वो बोलता है कि इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड, वालेकुम सलाम, का क्या डिफरेंस है, आप लोग पीडी डिफाइन नहीं करते, आप लोग फॉर्मूला नहीं बताते। बेटा इंट्रोडक्शन सेम रहता है, इंट्रोडक्शन लाजमी बताना होता है। पीपीसी का सवाल था, स्टार्टिंग कैसे करोगे, बाय डिफाइनिंग पीपीसी। के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, किस तरह से काम कर रहा होता है। यहां पर आपने दो डायग्राम बनाई, एक डायग्राम मूवमेंट की, एक डायग्राम शिफ्ट की। समझ गए बात को। गुड वाई गुड एक्स लिख दें, गुड ए गुड बी लिखें, कंज्यूमर गुड कैपिटल गुड लिखें, इंडस्ट्रियल गुड एग्रीकल्चरल गुड लिखें, प्राइस और क्वांटिटी लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, जीरो मार्क्स है। ये बात जहन में रखना। प्राइस और क्वांटिटी अगर पीपीसी में लिखा, पूरे आंसर के जीरो हैं। फिर ये नहीं कहना कि सर एनालिसिस तो ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात जहन में रखना। आपने ओवरऑल डायग्राम बना दी, डायग्राम आपकी बन चुकी है नॉलेज में। एक मार्क इसका, एक मार्क इसका, एक मार्क इसका, खत्म, 3 मार्क यहां पे पूरे हो गए। एनालिसिस कैसे चलेगी, रीजन बताओ। कि भाई हम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में रहते हुए, हम एग्जिस्टिंग औकात में रहते हुए, हम एग्जिस्टिंग औकात में रहते हुए अब दूसरे काम की तरफ जा रहे हैं। एग्जिस्टिंग औकात में रहते हुए हम दूसरे काम की तरफ जा रहे हैं, बेटा इससे मूवमेंट आएगी। सही है, इससे क्या आएगी, मूवमेंट आएगी, जो आपने बेसिक उसको कहानी बताई। अच्छा, फिर शिफ्ट कैसे आएगा, आपकी जब औकात बढ़ जाएगी। कैसे, क्वालिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, रिसोर्सेज बेहतर हो गई हैं, चीजें बेहतर हो गई हैं। बेटा पॉइंटर्स लिखो, चीजें लिखो, जो चीजें मैं बता रहा हूं इनको लिखते रहो साथ साथ। ये मैं भेज दूंगा फाइल, इसका मसला नहीं है। अच्छा, आउटवर्ड शिफ्ट आपका इस तरीके से होता है, क्वालिटी वगैरह बढ़ती है। इनवर्ड शिफ्ट कैसे होता है, नेचुरल डिजास्टर हो गया, औकात गिर गई है, मामला खराब हो गए हैं, वेदर कंडीशन खराब हो गए। सही है। अब उसने देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या था, कंसिडर द एक्सटेंट टू विच अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिटरमिन्स द शेप ऑफ पीपीसी। एक्सटेंट का मतलब होता है किस हद तक, याद है ये बात बताई थी। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है बेटा, किस हद तक आपको ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके पीपीसी के शेप को डिटरमिन करता है। अब बेटा मेरी बात सुनो, तीन तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, तीन तरह की थी। ये कौन सी नस्ल है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जामिनर जब तक साइलेंट है ना, चुप बैठा हुआ है, आप हमेशा इंक्रीजिंग बनाओगे। अगर तो वो बोल दे कि मुझे कांस्टेंट बना के दो, तब आपने कांस्टेंट बनाना है। लेकिन जब एग्जामिनर चुपचाप बैठा हुआ है, तब आप इंक्रीजिंग बनाएंगे। समझ रहे हैं बात को। आपने इंक्रीजिंग बनाई, आपने डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन कर दिया कि यार इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज वगैरह वगैरह। इवैल्यूएशन पे आओ। The shape of PPC is mainly influenced by the concept of opportunity cost, but this is not the only factor. If resources were perfectly adaptable to the production of different goods, the PPC would be straight line. बेटा यहां पर वो किसकी बात कर रहा है, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि अगर स्ट्रेट लाइन होती, इक्वली आप चेंज कर सकते होते, तो स्ट्रेट लाइन होती, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर लिखा हुआ है आगे, द पीपीसी वुड बी स्ट्रेट लाइन रिफ्लेक्टिंग कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहां पर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बेटे बात आ गई। सही है, आगे सुनना जरा। इन रियलिटी
Most resources are specialized, so reallocating them from one good to another leads to rising opportunity cost and a concave curve. ये concave होता है. राइजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपके पास कॉनकेव कर्व आ रहा होता है. हाउएवर However, the degree of resources, however, the degree of resource mobility and technological efficiency can also influence the curve. कहता है कि भाई कि आपकी रिसोर्स मोबिलिटी कैसी है, आपकी टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी कैसी है, इससे भी कर्व पे अफेक्ट पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर टेक्नोलॉजी बेहतर होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि आप ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपकी औकात बढ़ रही होगी. ठीक है ना. देयरफॉर while opportunity cost is central in shaping the PPC, the actual form of the curve reflects the combination of opportunity cost and adaptability of resources and changes in technology. थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है, थोड़ा सा लेंदी लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको अपने हिसाब से फिर छोटा कर ले. बात समझ गए? कोई प्रॉब्लम किसी को? ऑनलाइन बेटा बात क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है पूरा? क्वेश्चन तो लिखा है. तुम और लेट आ जाओ थोड़ा सा. अब आए इसके जरा हम लोग पार्ट बी को डिस्कस करते हैं. बेटा मैं ये क्वेश्चंस करवाता जा रहा हूं, आप इसको अटेम्प्ट नहीं करोगे फायदा कुछ नहीं होगा, हाथ नहीं सेट होगा. इनको करो और मुझे पीडीएफ बना के सेंड करो व्हाट्सएप पे. Assess whether a shift to the right of a PPC is only caused by increase in quantity of resources. यार एक बात ये बताओ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट सिर्फ तब आएगा जब क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स बढ़ेगी. क्या ये बात जायज है? ये सवाल है. ठीक है. तो आप लोगों ने ये बात पढ़ी भी है कि सिर्फ और सिर्फ पीपीसी के राइट जाने से हमारे पास, सॉरी, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ने से नहीं होता, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. क्वालिटी ऑफ रिसोर्स बढ़ना एक फैक्टर है, मशीनरी का आ जाना ये एक फैक्टर है, आए वाले इमिग्रेशन का एक फैक्टर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक फैक्टर है. बहुत फैक्टर्स हैं आपके पास. लेकिन 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 हमारे पास यहाँ पे गेम क्या चल रहा है खदीजा बेटा? पार्ट बी हमने अभी स्टार्ट किया है, पार्ट ए आप पढ़ लेंगी तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा. लेकिन हमने जो ओवरऑल, क्या कह रहा था यार मैं भूल गया. खैर, हाँ, हमारे पास देखो क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स की बात चल रही है, तो आपने इस पे एक हेल्दी पैराग्राफ लिखना है, एक डिटेल्ड पैराग्राफ लिखना है. ऐसे नहीं कि आपने 4 लाइनों में बात करके खत्म कर दी कहानी. डिटेल्ड पैराग्राफ आप लिखोगे. यहां पे देखो जरा, यहां पर मैंने गलती से वापस से लिख दिया कि डिफाइन पीपीसी, क्योंकि हम पहले पार्ट ए में कर चुके हैं, तो आपने नहीं करना. पीपीसी डिफाइन करने की जरूरत नहीं, जनरली बता देना कि यार इस तरीके से हमारे पास शिफ्टिंग आना शुरू हो सकती है. आप एक राइटवर्ड शिफ्ट करके डायग्राम दिखाओगे, वापस से राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखाओगे. अब उसने जो आपको मेन कॉज बोली हुई है, मेन कॉज क्या? रिसोर्सेस का बढ़ जाना, यानी कि जमीन आपके पास ज्यादा हो गई, लेबर आपके पास ज्यादा हो गया, कैपिटल ज्यादा हो गया, इंटरप्राइज ज्यादा हो गया. ये सारे एफओपीस है ना, ये तो सारे रिसोर्सेज हैं. यहां पर जब इनकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो पीपीसी किस तरफ जाएगा? राइट पर जा रहा होता. यहां तक आपने एक बात कर ली. अब देखो ये सवाल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स का नहीं है, ये सवाल पॉलिसी का नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है. ये बेनिफिट ड्रॉबैक नहीं यहाँ पे बताने बैठ जाना कि यार क्वांटिटी का ये फायदा ये नुकसान है. क्या ही फायदा और क्या ही नुकसान होगा, समझे? फिर लिखा हुआ है इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ रिसोर्स. क्वालिटी के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी. ये सब हमारे पास क्वालिटी फैक्टर्स के अंदर जाना शुरू हो जाती है. तो हमने यहाँ पे बोला जी एजुकेशन आपका बेहतर हो गया, आपके वर्कर्स ट्रेन हो चुके हैं, आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ चुकी है, आपकी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है. हेल्थ केयर अच्छा होगा तो लोग लंबी देर काम करेंगे, लंबा अरसा काम करेंगे, छुट्टियां कम करेंगे, समझे? प्रोडक्टिविटी पे फोकस करेंगे, आउटपुट पर फोकस करेंगे. बेटर कैपिटल क्वालिटी. मशीन देखो, मशीन तो पूरी दुनिया में है ना, मशीन पाकिस्तान में भी है, मशीन चाइना में भी है, मशीन यूएस में भी है.
लेकिन उनकी मशीन की क्वालिटी हमारी क्वालिटी से लाख दर्जे बेहतर है, तभी उनका आउटपुट ज्यादा होता है, बेहतर होता है, हमारा आउटपुट कंपैरेटिवली कम होता है। हम लोग आज भी पुराने जमानों की बसों में चल रहे हैं, जिस टाइम पे कायदे आजम जिंदा था तब की बसें आज तक चल रही हैं। बाहर के मुल्कों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम कितना बेहतर है, देखो है तो दोनों मशीन ना, लेकिन वहां की क्वालिटी और वहां की सर्विस कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। फिर टेक्नोलॉजी आ गया कि जी टेक्नोलॉजी आपके पास बेहतर हो रही है, एआई आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे काम हो रहा है, ऑटोमेशन पे काम हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज आ रही हैं, पीपीसी आपका राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी इंप्रूवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया आपने, आपने इलेक्ट्रिसिटी को बेहतर कर दिया, आपने रोडों के निजाम को बेहतर कर दिया, गवर्नमेंट ने सर्विसेज बेहतर देनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से एफडीआई आना शुरू हो गया। समझ रहे हैं? सिचुएशंस वेयर क्वांटिटी अलोन मे नॉट वर्क, यानी कि ऐसी सिचुएशन जहां पर सिर्फ क्वांटिटी अकेले काम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पूरा महल खरीद लिया, 50 कमरों का महल खरीद लिया, मैं उसमें अकेला रह रहा हूं, क्या मैं रिसोर्सेस को सही तरह यूटिलाइज कर रहा हूं? मैं रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहा, इसको क्या बोलते हैं? अंडर यूटिलाइज करना। कहने का मकसद ये है कि क्वांटिटी बढ़ने से नो डाउट आपकी औकात बढ़ती है, नो डाउट, बट उसको सही तरह यूटिलाइज भी तो करना है। अगर आप यूटिलाइज ही नहीं कर रहे तो क्वांटिटी किस काम की, आउटपुट किस काम का? यहां तक बेटा बातें सारी क्लियर जा रही हैं? एफडीआई का मतलब होता है बेटा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से गोरा आपके मुल्क में इन्वेस्ट करना शुरू करेगा। यहां तक बातें क्लियर हैं? जी अभी हाँ। यार 3 से 4 पॉइंट, देखो इसमें 4 लिख लेना, क्योंकि ये बेनिफिट ड्रॉबैक का तो सवाल है नहीं, तो इसमें आपको मिनिमम भी 4 लिखने होंगे, नहीं 5 नहीं और 6 नहीं लिखने, 4 लिखने हैं बस। अच्छा अब इवैल्यूएशन पे आओ। वो कहता है कि राइटवर्ड शिफ्ट सिर्फ क्वांटिटी बढ़ने की वजह से आती है। क्या बोलता है? राइटवर्ड शिफ्ट सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी बढ़ने से आएगा। A rightward shift in the PPC is not only caused by an increase in quantity, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ने से राइटवर्ड शिफ्ट नहीं, ये मेरी जजमेंट आ गई। अब मैं रीजनिंग दूंगा, बहुत लेंदी है, पढ़ना जरा समझना। Because in many cases the quality of resources and technology also matters for long term economic growth. क्वांटिटी बढ़ रही है बट क्वालिटी कोई नहीं है। पाकिस्तान में पानी बहुत है बट वो सारा नमकीन पानी है, क्या कोई फायदा होगा उसका? Simply increasing the number of workers, for example, may not raise output much if they are unskilled or poorly educated. मतलब मैं वर्कर पे वर्कर बढ़ाई जा रहा हूं, ना वो एजुकेटेड है, ना वो स्किलफुल है, ना उनमें कोई नॉलेज है, क्या वो मेरे लिए काम आसान करेंगे कि मुश्किल कर देंगे? In contrast, a smaller but highly skilled labor force can achieve greater productivity and push the PPC outward more significantly. कम वर्कर रखो बट अच्छे वर्कर रखो, अच्छी क्वालिटी दो, तो आपका पीपीसी ऑटोमेटिकली राइटवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। फिर इसी तरीके से मशीनरी का बताया हुआ है कि आप बेहतर मशीनरी में आप जो है वो इन्वेस्ट करें, आप नई टेक्नोलॉजी लेके आए, इनपुट वगैरह आपके पास भले सेम रहे लेकिन क्योंकि क्वालिटी बेहतर है तो आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। Another limitation of focusing only on resource quantity is the problem of underutilization, जो मैंने आपसे बात की। अब देखो यहां पर 6 बातें हैं ना, 4 लिख लो, 2 इवैल्यूएशन के लिए रख लो, 2 अपनी इवैल्यूएशन के लिए कंक्लूजन के लिए डाल दो कि यहां से आपने बातें उठा के लिखी। वही महल वाली एग्जांपल है, क्वांटिटी बढ़ रही है, 50 कमरे हैं, मैं अकेला हूं, समझे? तो ये फिर मैं उसको अंडर यूटिलाइज ही कर रहा हूँ उस पूरी जगह को। इन कंक्लूजन, while an increase in the quantity of land, labor, capital and enterprise a key factor, लेकिन आपको क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना भी बहुत जरूरी है। क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं करोगे तो आपकी ओवरऑल पीपीसी जितना भी राइट वर्ड चले जाए वो किसी काम का नहीं होगा, किसी फायदे का नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम वाली बात? क्लियर है? ऑनलाइन बेटा कोई टेंशन तो नहीं है?
वेरी गुड। जी अभी आप कुछ पूछना है आपने? बेटे कंक्लूजन में मैंने ये बताया, उसने आपसे पूछा हुआ था कि क्वांटिटी इज द ओनली फैक्टर जिससे आपका पीपीसी बढ़ेगा, तो मैं उसके खिलाफ क्या हूं? मैंने कहा सिर्फ क्वांटिटी। कहाँ पे देयरफॉर, कहाँ पे देयरफॉर, कहाँ लिखा हुआ है? इधर, अच्छा। द स्टेटमेंट दैट अ पीपीसी ओनली शिफ्ट राइट बिकॉज ऑफ मोर रिसोर्सेज इज टू नैरो, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं होता। सिंस लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस, ये सारी चीजों को देख के, ये सारी चीजों को देख के आपको जो है ना पीपीसी बढ़ाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें अगर आपके आंसर में होंगी, आपके मुल्क में होंगी, तभी आपको जो है वो ग्रोथ मिलेगी। हाँ जी आयशा, ऐसा ही है। अच्छा भाई, समझ गए भाई, क्लियर है। अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो मैं आपकी जगह होता ना, मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं, इस तरह के क्वेश्चन को मैं हमेशा अवॉइड करूंगा एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि देखो ये वो क्वेश्चन है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं। यहां पर जेनेरिक बात हो रही है, बोला भाई ये काम कर दो, वो काम कर दो, क्या इससे ये होगा, मतलब कोई बेनिफिट नहीं है, कोई ड्रॉबैक नहीं है। मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं हमेशा इस क्वेश्चन को इग्नोर करूंगा, मैं दूसरे को पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंपैरेटिवली इजी है। सही है, थोड़ा सा डायरेक्शन आपको दी हुई है उसके अंदर, क्या कह रहा है? कहता है जी, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम explain how changes in a subsidy can influence the price and quantity sold of a product in a market. रुक जाओ। with the help of a diagram, knowledge, knowledge AO1। सही है। कहता है कि अगर आपको सब्सिडी मिलती है, उससे आपकी क्वांटिटी और प्राइस पर क्या इफेक्ट आएगा, पहला सवाल। एंड कंसिडर हाउ एक्सपेंडिचर ऑन अ सब्सिडी इज अफेक्टेड बाय पीईडी। याद करें, मैंने जब सब्सिडी का टॉपिक पढ़ाया था तो आपको बताया था कि कंज्यूमर बेनिफिट, प्रोड्यूसर बेनिफिट किस तरह से चल रहा होता है। इलास्टिक में कंज्यूमर बेनिफिट कैसे होगा, इन इलास्टिक में कंज्यूमर बेनिफिट कैसे होगा। पीईएस का बेटा पूछा हुआ ही नहीं है, पीईएस तो पूछा हुआ ही नहीं है ना उसने। तो इलास्टिक में कैसे बेनिफिट डिसाइड होगा, इन इलास्टिक में कैसे होगा, ये बात बताई भी है। अगर डिमांड इलास्टिक है, ज्यादा बेनिफिट किसको होगा, प्रोड्यूसर को। अगर डिमांड इलास्टिक है, ज्यादा बेनिफिट किसको होगा, प्रोड्यूसर को। क्यों? क्यों कंज्यूमर को नहीं होगा? क्योंकि बेटा डिमांड क्या है, इलास्टिक। हल्की सी प्राइस कम होगी तो कंज्यूमर पागलों की तरह प्रोड्यूसर के पास भागना शुरू करेगा, तो ज्यादा रेवेन्यू किसका बढ़ रहा है, प्रोड्यूसर का। लेकिन अगर डिमांड इन इलास्टिक है, यानी कि नेसेसिटी गुड है, मेडिसिन है, एजुकेशन है, यहां पर किसको फायदा है ज्यादा, क्यों प्रोड्यूसर को फायदा है। तो इन इलास्टिक आपके लिए, प्रोड्यूसर के लिए, तो फायदा किसको होगा भाई, कंज्यूमर को, समझे। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन है? हाँ, वापस से बता दूं? बेटा मैं ये कह रहा हूं कि भाई लेट से एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड इलास्टिक है, कंपटीशन है, रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा है, उस पॉइंट पे अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है तो ज्यादा फायदा किसका हो रहा है, प्रोड्यूसर को। क्यों कंज्यूमर को क्यों होगा भाई? बेटा इलास्टिक बोलता है प्राइस थोड़े से कम करो, रेवेन्यू ज्यादा से बढ़ेगा। आप टी शर्ट बेचते हो, डिमांड इलास्टिक है, गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी, तो आपकी प्राइस क्या होगी, हम पागलों की तरह आपके पास आएंगे, आपका रेवेन्यू क्या होगा। सिनेमा पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, सिनेमा की टिकट सस्ती हो गई, लोग पागलों की तरह मूवियां देखने जाएंगे, आप तो टॉप कॉर्नर पे पहुंचे हुए होगे, तो जाहिर सी बात है डिमांड कैसी होगी, डिमांड कैसी होगी, ज्यादा होगी ना। रेवेन्यू किसका बढ़ रहा है, प्रोड्यूसर का। तो ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, प्रोड्यूसर। लेकिन अगर आगा खान बोलता है कि मैं ऑपरेशन पे 50% ऑफ कर रहा हूं आफ्टर सब्सिडी, तो जिन लोगों का ऑपरेशन होगा या जिनका कोई मसला है, बीमारी है, उनको डिस्काउंट मिल गया।
ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपको 50% ऑफ दे रहा तो आप जानबूझ के इधर छुरा मार दो और बोलो चल ऑपरेशन कर सी मुझे बैठ के। ऐसे तो नहीं होता ना। तो बेटा यहां पर जो बीमार है, जो मरीज है, जिसके लिए नेसेसिटी है, उसको तो सस्ता माल मिल रहा है ना। तो ज्यादा फायदा किसका हो गया? कंज्यूमर का। तो इलास्टिक में ज्यादा फायदा प्रोड्यूसर का है, सब्सिडी की बात करो। और इन इलास्टिक में ज्यादा फायदा। और एक और बात सुन लो, इन इलास्टिक क्या बोलता है? प्राइस बढ़ाओगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, प्राइस कम करोगे तो रेवेन्यू। सब्सिडी से प्राइस क्या होती है? भले इलास्टिक हो भले इन इलास्टिक हो, प्राइस कम होगी तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा? गधे चमाड़ मारूंगा कान के नीचे, प्राइस कम होगी तो रेवेन्यू क्या होगा? बेटा ऑनलाइन कोई मसला? ऑनलाइन कोई मसला बेटा? बात सारी समझ गए? गेम समझ गए हो? गेम समझ गए हो? आप इसकी मार्क स्कीम पे आ जाएं। अब इसकी मार्क स्कीम पे आ जाएं जरा। क्या कह रहा है? सवाल को याद रखना। कहता है भाई डायग्राम बना के बताओ सब्सिडी कैसे मिलेगी। सब्सिडी कैसे मिलेगी? उससे प्राइस पे और क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, और पीडी के हिसाब से बताओ क्या गेम चल रहा हो। यहां पे आ जाओ बेटा, ये देखिएगा। सबसे पहले आप सब्सिडी को डिफाइन करेंगे, सही है। फिर आपने क्या बनानी है? डायग्राम। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इसलिए नीचे बना दी, आप ऊपर बनाएंगे। सही है, पहले डिफाइन वगैरह करने के बाद आप डायग्राम बनाएंगे। सही है, देखो यहां पे मैंने स्टार बनाया। अच्छा अब बात सुनो, क्या कह रहा है? सप्लाई शिफ्ट टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट गलत लिखा हुआ है? अच्छा इफ सब्सिडी डिक्रीज है, सही है, डिक्रीज की बात है। कह रहे कि भाई अगर आपको सब्सिडी मिलेगी तो आप किस तरफ जाएंगे? राइट वर्ड। अगर सब्सिडी डिक्रीज होगी तो आप किस तरफ जाएंगे? लेफ्ट वर्ड। अच्छा अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर उसने क्या लिखा हुआ है? चेंजेस। गेम समझना कितना इसने शैतानी की है। इसने बोला चेंजेस, इसने कहीं भी ये बोला कि सब्सिडी मिल रही है? इसने कहीं भी ये बोला कि सब्सिडी हटा रहे हैं? नहीं ना, उसने क्या बोला शैतान ने? तो जब वो चेंज की बात कर रहा है, हमें दोनों अफेक्ट शो कर रहे हैं, हमें दोनों अफेक्ट शो करने पड़ेंगे। बच्चा आंखें बंद करके जब पढ़ता है तो वो ये चीज पढ़ेगा ही नहीं, वो सिर्फ राइट वर्ड शिफ्ट करेगा और फिर 4 मार्क लेके आ रहा होगा, बोलेगा मैं तो पूरा लिख के आया हूं। समझे? चेंज में बढ़ना भी आता है, कम भी होना आता है। समझ रहे हैं बात को? अब यहां पर देखिएगा जरा। अब यहां पर ये इब्लीस के भी अब्बे हैं एग्जामिनर, जिस तरह से मार्क्स काटते हैं ना ये लोग। यहां पे आओ। तो बेटा किस तरह गेम होगा? आपने दो डायग्राम बनाई, एक में सप्लाई बढ़ा के दिखाई, एक में सप्लाई कम कर। अफेक्ट ऑफ सब्सिडी इंक्रीज, अगर सब्सिडी मिलेगी तब क्या अफेक्ट आएगा? देखना जरा। जब सब्सिडी मिलती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, कंज्यूमर को फायदा होता है, आपकी डिमांड बढ़ती है, ओवरऑल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देखो ना बढ़ रही है आपकी, राइट बढ़ जा रही है। अगर सब्सिडी डिक्रीज होगी, अगर सब्सिडी डिक्रीज होगी तब क्या होगा? पीछे की तरफ आएगा, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी सप्लाई कम हो जाएगी और आपकी प्राइसेस बढ़ जाएगी। अब उसने पूछा कि पीडी के हिसाब से बताओ, पीडी के हिसाब से बताओ क्या चल रहा है, क्या मामला हो रहे हैं। आपने कहा कि इफ डिमांड इज प्राइस इलास्टिक, सब्सिडी लीड्स टू अ लार्ज इंक्रीज इन क्वांटिटी, हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। कहता है कि जब डिमांड इलास्टिक होती है उसकी वजह से आपको सब्सिडी जब मिलेगी, आपकी डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से। लॉजिकल है ना भाई, आप कपड़े बेचते हो, मैंने आपको सब्सिडी दी, तो सब्सिडी मिलने से प्राइस क्या हो गई? तो आपकी जो ओवरऑल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो कंपैरेटिवली बहुत। लेकिन अगर मैं मेडिसिन को सब्सिडी दूं, हेल्थ केयर को सब्सिडी दूं, तो क्या हम जानबूझकर बीमार होंगे? हम जानबूझकर हड्डियां तोड़वाएंगे? तो डिमांड यहां पर कैसी है? इनइलास्टिक। प्राइसेस ज्यादा से कम होंगी। जब इनइलास्टिक डिमांड है, प्राइस ज्यादा से कम होगी, लेकिन डिमांड सिर्फ और सिर्फ। ये केस आपने उसको बताना है। समझे? ओवरऑल बता देना कि बेनिफिट वगैरह किस तरह चल रहा होगा, शेयर कैसे हो रहा होगा, लेकिन बार बार डायग्राम मत बनाना बैठ के, इलास्टिक की भी बना रहे हो, इलास्टिक की भी डायग्राम बना रहे हो, ये मत करना। समझे? सिर्फ ये दो डायग्राम बहुत है। कोई प्रॉब्लम? समझ गए भाई? क्लियर है पूरी कहानी? अब यहां पर आओ।
इवैल्यूएशन क्या बोल रहा है? The overall effectiveness of a subsidy depends on price elasticity of demand. If demand is elastic, subsidies are more effective in boosting consumption since a fall in price causes a significant rise in quantity demanded. यानी कि अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है और हल्की सी प्राइस कम होती है तो आपकी डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से, ये पीडी का लिंक मैं क्रिएट कर रहा हूं. However, if demand is inelastic, subsidy mainly lowers the price without much increase in quantity, meaning government expenditure may be inefficient. In conclusion, while subsidies can reduce prices and increase output, the extent to which they achieve policy goals depend heavily on elasticity of demand. देखो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि सब्सिडी मिलेगी तो प्राइस तो कम होगी, लॉजिकल है. सब्सिडी मिलेगी तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन कितने से प्राइस कम होगी, कितने से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगी, ये हमें प्रॉपर तरीके से पता नहीं है. ये कब पता चलेगा? जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इंपैक्ट को मार्केट में लगाना शुरू करेंगे. कोई परेशानी, कोई मसला, ऑनलाइन कोई परेशानी बेटा? जी अभी हाँ. पॉलिसी गोल्स के गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्या गवर्नमेंट क्वांटिटी बढ़ाना चाह रही है? क्या गवर्नमेंट कंज्यूमर को फायदा देना चाह रही है? गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है? ये पॉलिसी गोल्स होते हैं. अगले क्वेश्चन पे आओ, इसी का पार्ट बी. जी अभी हाँ. Assess whether an increase in the tax on demerit good is always the best way to reduce the consumption of such product. परसों वाली क्लास में क्या बताया था कि 12 मार्क दो तरह से टेस्ट होता है. जहां पर वो लगा दे फतवा कि भाई ये बेस्ट है, वहां पर ऑल्टरनेटिव अप्रोच देनी पड़ेगी. लेकिन अगर वो बोले कि बेनिफिट ज्यादा है ड्रॉबैक कम है, या ड्रॉबैक ज्यादा है बेनिफिट कम है, तो वहां पर आपको उसी पॉलिसी पे खेलना है. तो डीमेरिट गुड का सवाल है और वो कह रहा है भाई टैक्स लगा दिया. टैक्स लगा दिया तो बताओ क्या है इसके अंदर, कोई हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है? अब यहां पे देखेगा कि टैक्स इज द बेस्ट पॉलिसी और नॉट. 3B ये रहा. तो अब बेटा कभी भी भूलना मत कि सर ऑल्टरनेटिव पॉलिसी आएगी कि नहीं आएगी, ये चीज भूलना मत कभी. उसने आपको फतवा लगा दिया ना कि टैक्स जो है वो बेस्ट होता है, आप स्टार्ट कैसे करेंगे? आप डीमेरिट को डिफाइन करेंगे. आपने डीमेरिट के बारे में बता दिया. अगर ओवर कंजम्पशन, ओवर प्रोडक्शन, ओवर एलोकेशन ना लिखा, नॉलेज के मार्क्स नहीं मिलेंगे. नॉलेज के मार्क्स नहीं है बेटा, ये कुछ चीजें होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो बतानी पड़ती हैं. एन इंक्रीज एन इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज्ड. इनडायरेक्ट टैक्स बता दिया कि क्या होता है, हमने बेसिक डेफिनेशन उसके दे दी है. और हमने ऑल्टरनेटिव पॉलिसी के लिए मैं एक और चीज क्या यूज कर रहा हूं, एडवर्टाइजिंग. नजर आ रहा है आप लोगों को? अब आ रहा है? यार ये असल में ना ऐसे लिखा हुआ है ना सारा. एक सेकंड, एक सेकंड रुको, अभी इसको सेट कर देते हैं. बेटा बोलते सुनते जा रहे हो, हाँ ना बोलो तो सही, कि नजर नहीं आ रहा? अब आ रहा है नजर? सही है. अब बात सुनो, डीमेरिट क्या होता है, मैं एडवर्टाइजिंग क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये आपने बेसिक आपने बातें बता दी. 12 मार्क के मार्क्स हमेशा कहां पर मिलते हैं? बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स पे. बेनिफिट ड्रॉबैक नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बात मैं बार बार बताता हूं, इसको याद कर लो. जब आप डायग्राम भी अगर 12 मार्क में बना रहे हो तो इस तरह से डायग्राम नहीं एक्सप्लेन करनी के P से P1 आ गया तो E से E1 चला गया तो D से D1 आ गया. आप लोग हिचे नहीं कर रहे हो वहां बैठ के. ये चीजें की जाती हैं पार्ट ए में. अगर वो बोल दे एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, अगर साइलेंट है तब वहां पे भी नहीं करोगे आप. आपने किस तरीके से डायग्राम को लिंक करना है? आपने बेनिफिट बताया कि जी प्राइस बढ़ गई,
ठीक है, प्राइस बढ़ गई, कंजम्पशन कम हो गई, एज शोन इन द डायग्राम, ये लो ऐसे बताना, एज शोन इन द डायग्राम। डायग्राम आपके आंसर को सपोर्ट करने के लिए होती है, डायग्राम आपके आंसर में एक एविडेंस के तौर पे काम होती है, समझे? अब ये देखें भाई, ओवरऑल वही सारी बेसिक बातें हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बेनिफिट्स हो गए कि इससे एक्सटर्नल कॉस्ट इंटरनलाइज हो जाती है। इंटरनलाइज होने का मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब ये है कि जो बंदा एक्सटर्नल कॉस्ट कर रहा है ना, वो ही फिर उसके लिए पे भी करेगा। यानी कि अगर मैं पोल्यूशन कर रहा हूं, मैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी फैला रहा हूं, तो मैं उसको बेयरअप भी कर रहा हूं, मैं उसके लिए पे भी कर रहा हूं। इसको कहते हैं इंटरनलाइज कर लेना। बात समझते हैं? अच्छा, अब आगे सुनो, क्या कहानी है भाई, क्या कहानी है जी बेटा, ये मैं फाइल सेंड करूंगा। अच्छा, अब यहां पे देखो, गवर्नमेंट रेवेन्यू भी आपके लिए जनरेट होगा, गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, सही है। ड्रॉबैक, अगर डिमांड इनइलास्टिक है, अगर आपकी डिमांड इनइलास्टिक है तो जाहिर सी बात है कि बेटा आप तो शराब सिगरेट वगैरह नहीं छोड़ोगे, तो आप तो पी रहे हैं। गवर्नमेंट उससे टैक्स रेवेन्यू कमाएगा, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू कमा रहा है, बट एक बात याद रखना, टैक्सेस कमाना गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है उसको कम कर। अब जाहिर सी बात है, जब उसको आपने कम ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपका कोई फायदा नहीं। हाँ ये है कि आप उसको फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे स्मगलिंग भी हो सकती है भाई। बेस्ट एग्जांपल मावा, कराची में मावा आप ओपन नहीं बेच सकते, आप चुपके बेच रहे होते, लोग बिक रहा है, उसमें बैन है। रिग्रेसिव इफेक्ट, रिग्रेसिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये जो टैक्स होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स, ये ज्यादा गरीब बंदे को चमाट मारता है, अमीर को इतनी चमाट नहीं मारता। कैसे? आप खुद सोचो ना, अगर सिगरेट महंगा हो गया, अगर सिगरेट की प्राइस फॉर एग्जांपल बढ़ जाती है, तो यार हमारे लिए जो गरीब बंदा है उसके लिए लेना मुश्किल है ना। जो एक वेल ऑफ फैमिली से है या जो अपर मिडिल क्लास है वो तो पीता रहेगा, वो थोड़ी छोड़ेगा सिगरेट प्राइस की वजह से। तो रिग्रेसिव इफेक्ट का मतलब ये है कि जो गरीब लोग होते हैं उनपे ज्यादा टैक्स की चमाट आती है, समझे बात को? इससे एक चीज मुझे याद आई है, पंजाब गवर्नमेंट ने गाय के गोबर पर टैक्स लगा दिया, पता है जी? तो खाद बनती है ना तो जो भी बनती है, मतलब बताओ कितनी कितनी शर्म, क्या बात है ये कैसी बात है? अब ढक्कन लगाए क्या, हम क्या कर सकते हैं? मतलब यार कैसी बात है ये, गाय के गोबर पे टैक्स लगा दिया। हाँ यार, अजीब जाहिल हमारी है। ऑल्टरनेटिव में मिनिमम प्राइस लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसके पीछे रीजन ये है कि सफाई जो है ना, वो कहते हैं, हाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती बेटा, गैस बनती है, गैस बनती है। ये वो वहां पे गैस का मसला होता है, तो वो उससे इस्तेमाल करके और जला के उससे आग वगैरह जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसने उन्होंने जो टैक्स लगाया वो इस मकसद से लगाया हुआ है, सफाई के लिए, कि ये पैसा कहाँ पे जा रहा होगा, सफाई में जा रहा हो, और तो जो कचरा वगैरह हो उसकी सफाइयों में जा रहा हो। और आप भी फिर सफाई रख के जमा कर करके देते ना, यही हो सकता है, और क्या होगा? आगे आओ भाई, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी। ऑल्टरनेटिव में आपने लिखा एडवर्टाइजिंग। अब जरा समझना, यार देखो एडवर्टाइजिंग आपके लिए बेस्ट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक जनरल सी बात करूंगा कि एडवर्टाइजिंग यूज होती है ताकि लोगों को नॉलेज मिल सके, ताकि लोगों को समझ आ सके। आपका जो एक जहालत वाला मामला है, लोगों को ड्रॉबैक्स का सही आइडिया नहीं होता, लोगों को प्रॉब्लम सही पता नहीं होती, तो मार्केटिंग से ना लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। और एक बात बताओ, अगर मैं अवेयरनेस फैला रहा हूं डीमेरिट गुड में, आपकी डिमांड बढ़नी चाहिए या आपकी डिमांड कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, एज शोन इन द डायग्राम, एज शोन इन द डायग्राम। ये गेम करना है आप अपने एक्सप्लेनेशन में। अच्छा, एडवर्टाइजिंग की बात हो रही है, यंग लोगों के ऊपर बात हो रही है कि यार आप इसकी भी मिसाल दो कि यंग पीपल दे डोंट वॉच टीवी, दे डोंट रीड न्यूज़पेपर, पूरा टाइम सोशल मीडिया पे होते हैं, तो एडवर्टाइजिंग कहाँ पे होनी चाहिए? सोशल मीडिया पे होनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए। और जाहिर सी बात है, एडवर्टाइजिंग से किसी की जेब पे कोई चीज भारी नहीं पड़ रही, मतलब महंगी नहीं हो रही वो चीज। लेकिन ड्रॉबैक यहां पर क्या है
कि इन्फोर्समेंट करना डिफिकल्ट होता है। भाई गवर्नमेंट 24 घंटे टीवी पे ऐड चला रही है कि सिगरेट नहीं पियो, सिगरेट नहीं पियो, मैं इग्नोर कर रहा हूं उसको, मैं पी रहा हूं। अब गवर्नमेंट मेरा हाथ तो नहीं पकड़ सकती ना कि जानबूझ के कि नहीं हम नहीं पीने देंगे। इस तरह तो नहीं होता। कोई आप पे मुसल्लत नहीं कर सकता, कोई आप पे थोप नहीं सकता अपनी मर्जी। फिर बिहेवियरल चेंज है। बिहेवियरल चेंज का मतलब क्या है कि अब जाहिर सी बात है कि टाइम टेकिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, लेकिन टाइम टेकिंग होता है। काफी इसके अंदर टाइम लैग आ रहा होता है। और ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट नहीं करता जैसे टैक्सेस करते हैं। तो ये आपने दो तीन बेनिफिट, दो तीन ड्रॉबैक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किए विद डायग्राम। तो यहां पर जो है आपकी जो कहानी है टिल AO2 ये एंड हो जाती है। लेकिन सर ऑन को ये करना क्यों है? मिसबा आप किस के रिलेटेड सवाल पूछ रही हैं बताइएगा जरा। कैन वी राइट दैट गवर्नमेंट कैन फाइन द प्रोडक्शन ऑफ डीमेरिट गुड्स? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। कंक्लूजन में, इन कंक्लूजन, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि आप बोलो कि यार और भी ऑप्शंस हमारे पास होते हैं एंड फाइन लगाना इज वन ऑफ द ऑप्शंस दैट वी हैव। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, पेनल्टीज वगैरह, फाइन। अच्छा आप यहां पर मिनिमम प्राइस की बात कर सकते हो, आप बैन की बात कर सकते हो, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट है वो यही दो है, एडवर्टाइजिंग एंड स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये देखो जरा, बहुत लंबा लिखा हुआ है, बहुत लंबा लिखा हुआ है, बट जो इसकी जनरलाइज्ड सी एक्सप्लेनेशन है वो वही है जो मैं आपको हमेशा बताता हूं। कैन वी राइट दैट एडवर्टाइजिंग एंड अवेयरनेस कैंपेन कैन बी एक्सपेंसिव? हाँ जी बिल्कुल आप लिख सकते हैं। बेटा जो एक जनरलाइज सी बात मैं आपको बताता हूं ये वही है। क्या जनरलाइज सी बात थी? कि हमें रूट कॉज नहीं मालूम कि मार्केट फेलियर हो क्यों रहा है, लोग क्यों सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं कंपेयर करूंगा बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग विद बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। कहां पर एडवर्टाइजिंग जीत रहा है, कहां पर इनडायरेक्ट टैक्स जीत रहा है, मैंने अब ये बात करनी है, मैंने ये गेम करना है, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखो जी, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी एक ही आएगी बस, ज्यादा मत लिखना। अब यहां पर देखो मैंने कैसे काम किया। मैंने यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स को लिंक कर दिया किसके साथ? PED के साथ। डिमांड इनलास्टिक होती है, हाईली इनलास्टिक है, तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। एडवर्टाइजिंग इस मामले में ज्यादा बेहतर है, क्यों? क्योंकि असल मसला क्या होता है? लैक ऑफ नॉलेज। एडवर्टाइजिंग इज बेटर देन इनडायरेक्ट टैक्स, मैंने अभी तक ये बात की है। फिर मैंने आगे बात लिखी कि भाई ब्लैक मार्केट हो सकता है, तो इट इज बेटर, इट इज बेटर कि आप क्या करो, क्योंकि बेटा अमीर लोग भी तो शराब पीते हैं ना, अमीर लोग भी तो सिगरेट पीते हैं ना। तो टैक्स अगर लग भी गया तो पैसों का तो मसला है ही नहीं, मसला किसका है? अवेयरनेस का। तो बेहतर क्या है, क्या यूज करो? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज। कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी के अंदर जब आप एक मिक्स्ड अप्रोच लेके चल रहे होंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस वक्ती तौर पर चीजों को महंगा करेगा, शॉर्ट रन में चीजों को महंगा करेगा। एट द सेम टाइम आप एडवर्टाइजिंग करके लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहे कि जब वो आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग रन में जाना शुरू होंगे तो उसके बाद क्या होगा कि वो फिर सिगरेट पीना छोड़ देंगे। न्यूजीलैंड में एक नया लॉ लगा है, काफी पहले लगा था, अभी भी शायद चल ही रहा है। शायद जो बच्चे 2000 या 2005 के बाद पैदा हुए हैं उनको सिगरेट पीना बैन है, सिगरेट खरीदना बैन है, ये लॉ लग चुका है वहां पे। इन्होंने क्या अप्रोच ली? इन्होंने ये अप्रोच ली कि यार जो बंदा बड़ा हो गया है, जो बुढ़ा हो गया, जो सिगरेट पी रहा है, उसको तो रोक नहीं सकते, सही है, उसको तो पीने दो। लेकिन जो बच्चा सन 2000 के बाद फॉर एग्जाम्पल पैदा हुआ है, उसको कोई सिगरेट नहीं बेच सकता। तो जब आप सिगरेट खरीदेंगे ही नहीं तो सिगरेट की लत भी नहीं लगेगी और सिगरेट पीना भी शुरू नहीं करेंगे। तो न्यूजीलैंड ने जो ये अप्रोच निकाली, ये बहुत लॉन्ग टर्म अप्रोच है। लेकिन बेटा इवेंचुअली जो बुढ़े 19 के अंदर पैदा हुए थे, 70s में, 50s में, वो तो इवेंचुअली मरेंगे ही ना किसी दिन, एक ना एक करके सभी मर जाएंगे। जब सभी मर जाएंगे तो सिगरेट का निजाम ही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने ये अप्रोच रखी हुई। समझ रहे हैं बात को? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, क्लियर है? आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अब थर्सडे को जो क्लास होगी उसमें हम लोग एक और पेपर कर रहे होंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। ये फाइल मैं भेज रहा हूँ आप लोगों को, जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।